हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एग्जाम आओ। आज का जो टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स। हमने से चल रहा था हम लोगों का थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो इसमें हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो ख़त्म कर दिया, और इसके बाद से फर्स्ट लॉ भी ख़त्म हो गया, सेकेंड लॉ भी ख़त्म हो गया। अब जो हमारे पास बचा है वो है एंट्रोपी, ठीक है। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अवेलेबिलिटी, ठीक है, और प्योर सब्सटेंस, और इसके बाद से हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक साइकिल, ठीक है। थर्मो साइकिल पढ़ेंगे और उसके बाद देखा जाएगा जो बचा होगा उसके बाद से हम फिनिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास एंट्रोपी छोड़ के 1 2 3 टॉपिक जो मेन टॉपिक हैं ये बचे हुए हैं, और ये 3 टॉपिक में अवेलेबिलिटी तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट प्योर सब्सटेंस और थर्मोडायनामिक साइकिल ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये टॉपिक जो आज का है ये तो इम्पोर्टेंट है ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो ये टॉपिक है, ठीक है। एंट्रोपी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ कि एंट्रोपी क्या होती है। तो देखो सिंपल सा है, एंट्रोपी का कुछ खास डेफिनेशन नहीं है। ये रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। जो भी रैंडमनेस होता है वो वही एंट्रोपी, उसी को एंट्रोपी कहा जाता है, ठीक है। तो पहले उसको बताने से पहले मैं ये बताता हूँ कि रिवर्सिबल पाथ और इरिवर्सिबल पाथ क्या होता है, ठीक है। अब इसमें जो देखो पहला जो हमारे पास है रिवर्सिबल पाथ, ठीक है। चलो ठीक है, रिवर्सिबल पाथ में क्या है कि ऐसे कोई साइकिल ले लेते हैं हम, ठीक है। ऐसे कोई भी ऐसे जब हमने कोई साइकिल ले लिया, ठीक है, मान लो कि ये 1, इस पॉइंट को हमने 2 ले लिया, ये 3 ले लिया और ये 4 ले लिया, ठीक है। तो ये साइकिल अगर ये स्टार्ट होती है पॉइंट 1 से, ठीक है, पॉइंट 2 पे जाती है, पॉइंट 3 पे जाती है, पॉइंट 4 पे जाती है, और उसके बाद से ये इनिशियली फाइनली ये पॉइंट 1 पे आ जाती है, ठीक है। अगर ये साइकिल ये, ठीक है, इसको अगर हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, ठीक है, सिस्टम ले लेते हैं, तो अगर ये साइकिल जब ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, अगर ये प्रोसेस सराउंडिंग पे कोई इफ़ेक्ट ना जनरेट करे, ठीक है, बिना कोई इफ़ेक्ट के में किसी तरह का सराउंडिंग पे कोई बिना बदलाव किए अगर ये अपने फाइनल से इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, या फिर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि साइकिल ही हो, कोई भी प्रोसेस हम ले लेते हैं। जैसे कि हमने कोई भी यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया और ये पॉइंट हमने बी ले लिया, ठीक है, और हमने इसको ऐसे ये कोई प्रोसेस हो गया, ए से बी कोई प्रोसेस हो गया, ठीक है। अगर हम इसको सिस्टम ले लेते हैं, ऐसा सिस्टम हमने इसको ले लिया, ठीक है, और ये सराउंडिंग हो गया और ये सिस्टम हो गया। अगर ये प्रोसेस 1 से 2 बी, ये प्रोसेस ए से प्रोसेस बी तक ये अगर जा रहा है और इसने सराउंडिंग पे कोई इसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं दिया, ठीक है, किसी तरह कोई इफेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस आपका रिवर्सिबल पाथ है, ठीक है। तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। इसी का सिमिलरली आता है इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखो, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है कि अगर प्रोसेस ए है, ठीक है, ठीक है, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और अगर ये प्रोसेस हो रहा है और ये सराउंडिंग पे कोई तरह का इफेक्ट दे रहा है, ठीक है, किसी तरह का कोई इफेक्ट अगर ये जनरेट कर रहा है सराउंडिंग पे, तो ये इरिवर्सिबल पाथ होता है, ठीक है। अब देखो रिवर्सिबल पाथ क्या होता है कि इसमें चलो ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है, अभी तक तो इतना ही देख लेते हैं, रिवर्सिबल पाथ और रिवर्सिबल पाथ, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा रिवर्सिबल पाथ और इरिवर्सिबल पाथ में, ठीक है। तो रिवर्सिबल पाथ समझ लेना कि उसमें किसी तरह की कोई इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, मतलब कि जो भी फ्रिक्शन हो गया, या फिर किसी तरह का कोई डिसिपेटिव इफेक्ट वगैरह जो होता है वो नहीं होता, वो नेग्लिजिबल होता है, या फिर वो जीरो होता है, जो ऐसा मान लो कि जीरो ही होता है, वो किसी तरह का कोई इफेक्ट होता नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, तुम्हारा रिवर्सिबल पाथ बोलते हैं। और रिवर्सिबल पाथ होता है जिसमें सारे इफेक्ट जो कंसीडर होते हैं, मतलब ये नेचुरल होता है, ठीक है, मतलब कि ये नेचुरल है। और जो रिवर्सिबल पाथ है, या फिर रिवर्सिबल साइकिल, या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस कह लो, तो ये क्या होता है कि नेचुरल नहीं होता, ये हाइपोथेटिकल होता है, ठीक है। तो इसको हम बोल लेते हैं ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है, हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल बोल लो, या फिर इसको आइडेंटिकल बोल लो, ठीक है, आइडेंटिकल बोल लो, या इसको आइडियल बोल लो, ठीक है। और ये क्या होता है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है। तो जितने भी प्रोसेस होते हैं नेचर में, जितने प्रोसेस ऑकर होते हैं वो सारे इरिवर्सिबल पाथ होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हम देखते हैं कि एंट्रोपी का जो जनरेशन होता है, एंट्रोपी मतलब आती कहाँ से है। तो लास्ट वाला लेक्चर में जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था ना कि टेम्परेचर का मैंने कोई वो बता रखा था उसमें, ठीक है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल के बारे में मैंने बता रखा था। उसमें क्या था कि वो तो हमने बता रखा था ना, तो बस हम उसके थोड़ा सा उसी
फिनोमिना का इस्तेमाल करेंगे। चलो ठीक है, आगे चलो हम इसे कंसीडर कर लेते हैं, एक हीट इंजन ले लेते हैं। ठीक है, हीट इंजन हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे एक हायर टेम्परेचर रिजर्वायर है, इसको हमने T1 कंसीडर किया और उसके बाद से हमने यहाँ पे एक हीट इंजन बना दिया। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम रिवर्सिबल लेंगे। ठीक है, ये रिवर्सिबल हीट इंजन है। ठीक है, ये रिवर्सिबल हीट इंजन है और एक सिंक हमने ले लिया T2। ठीक है, यहाँ से हीट आ रही है और इस हीट को हमने लिया Q1 और ये रिजेक्ट कर रही है, ये होल हमने ले लिया इसको Q2। ठीक है, कुछ वर्क ये सराउंडिंग को ये डिलीवर करेगा। ठीक है, तो हमने इसको W ले लिया। चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो जो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल हमने पढ़ा था, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल ऑफ, ठीक है, तो जो भी था उसको अगर हमने पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था, तो Q1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई T2। तो ये चीज़ तो हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट फर्दर इसको थोड़ा सा और हम इसको चेंज करते हैं और इसको हम यूज में करेंगे कैसे। अब हमने इसको Q1 बाई Q2 करते हैं और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, T1 बाई T2। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये ठीक है, तो इसको हम यहाँ से भी पहले यहीं से हम इसको करते हैं, Q1 बाई T1 ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, Q1 बाई ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में थोड़ा सा और बता रखा, थोड़ा सा क्या ये पूरा मैंने प्रूफ कर रखा था। ठीक है, तो आप इसको ना प्रीफर करो लास्ट लेक्चर। ठीक है, प्रीफर लास्ट लेक्चर। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ, एक मिनट मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, अगर जो लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसे देख लेना। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, प्रेफर कर लीजिएगा आप इसको। ठीक है, अब वो वहाँ से आप देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे थर्मोडायनामिक्स नाम का एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर में जब आप जाओगे तो फिर वहाँ पे ये पड़ा होगा, आप देख लेना, एक एक सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट हम इसको इस साइड लेकर आते हैं और यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पे Q2 बाई T2 इक्वल टू, हमने इसको 0 कर दिया। ठीक, या फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं Q1 बाई T1, क्योंकि इसको हमने प्लस लिया, यहाँ पे माइनस कर देते हैं क्योंकि ये हीट रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, सिस्टम से हीट क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये अब देखो इसको सिंपल हम ऐसे कर सकते हैं कि समेसन ऑफ Q बाई T। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं, और ये क्या है, रिवर्सिबल है, इसलिए मैंने इसको सफिक्स लगा दिया कि ये R मैंने लगा दिया। ठीक है, ये रिवर्सिबल के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने रिवर्सिबल हीट इंजन को कंसीडर किया, तो ये जितने भी Q1 Q2 ये सारे रिवर्सिबल हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ QR बाई T, ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। या फिर हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ QR बाई T इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ठीक है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ QR बाई T, इसको हम 0 कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ये जो टर्म है QR बाई T, यही होता है टर्म एंट्रोपी है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए कि यहाँ पे जो रिजर्वायर है ना, ये कितना भी हीट इसको डिलीवर करेगा हीट इंजन को, बट जो इसका टेम्परेचर है इट्स रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो QR बाई T है, इट डिफाइन द एक टर्म्स को डिफाइन करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एक मिनट, ओके, स्पेस नहीं है तो चलो यहीं देख लेते हैं इसको। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे करके एंट्रोपी कर दिया। ठीक है, इसी को हमने इसको क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। और इसको ये एक पॉइंट फंक्शन होता है। ठीक है, एंट्रोपी क्या होता है, एक पॉइंट फंक्शन होता है, और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। ठीक है, इंटेंसिव नहीं, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, और ये पॉइंट फंक्शन होता है। ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो चलो ठीक है। आगे चलते हमने इसको लिखा था QR बाई T लिखा था, DS इक्वल टू QR बाई T, हमने इसको कंसीडर किया था। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इसको कर लिया था। अब इसके बाद देखो हम इसको अगर हमने इसको ये थोड़े से हमने लार्ज क्वांटिटी के लिए लिया, और हमने यहाँ पर डेल्टा S को अगर हम इसको डिफाइन करें, ठीक है, डेल्टा S को, तो डेल्टा S इक्वल टू देखो ये हो जाएगा आपका DQR बाई T। ठीक है, ये स्मॉल अमाउंट के लिए हमने ले लिया। ठीक है, और अगर हम किसी प्रोसेस के लिए ले लेते हैं तो ये हो जाएगा चेंज, जो भी प्रोसेस में जो चेंज होगा एंट्रोपी का, वो हो जाएगा आपका DQ। ठीक है, DQ बाई T। तो ये सिंपल सा एक फिनोमिना है एंट्रोपी का। तो हल्का सा इसमें कैसे ये फार्मूला यहाँ से आता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये प्रोसेस जो इसको प्रूव करने का है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसकी आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने इसको बता दिया। ठीक है,
तो ये चीज़ है, थोड़ी सी देखने लायक है। तो यहाँ से एंट्रोपी का मतलब कि एंट्रोपी आती है। अब यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ से जैसे QR/T, अब हमने किसी भी साइक्लिक इंटीग्रल लिया, अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। और किसी भी पॉइंट फंक्शन का इंटीग्रल साइक्लिक इंटीग्रल जीरो होता है तो इसके ये शो करता है कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी क्या, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक हो गया। उसके बाद से हम देखते हैं कुछ एक और साइंटिस्ट हैं क्लॉसियस नाम, ठीक है। या फिर चलो इस तरीके से देखते हैं कि अब मान लो कि हमने तो एक हीट इंजन ने कंसीडर किया था, ठीक है। अगर मान लो कि नंबर्स ऑफ हीट इंजन हो, ढेर सारे हीट इंजन हो, ठीक है, एक दो नहीं हीट इंजन हो, 10-12 हों, और ये सारे रिवर्सिबल हों, ठीक है, सारे रिवर्सिबल हीट इंजन हो, तो उनको हम पीवी डायग्राम में देखो कैसे दिखाते हैं। उसको हम पीवी डायग्राम में दिखा लेते हैं, ऐसे कर देते हैं इसको। पीवी डायग्राम हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ इसको, ठीक है। नंबर्स ऑफ हम हीट इंजन को कंसीडर कर, नंबर्स ऑफ ढेर सारे हीट इंजन को हमने कंसीडर करता है, ठीक कर रहे हैं, और वो सारे रिवर्सिबल हैं, ठीक है। तो देखो पीवी डायग्राम पे कैसे बनता है, पीवी डायग्राम पे ऐसे, ये तुम्हारा जो भी है हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कुछ हमने यहाँ पे हीट इंजन कंसीडर करते हैं, ठीक है, कुछ करेंगे, ज़्यादा नहीं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। बाकी आप जितना चाहो उतना कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। आना सारा वही है, ठीक है। ये हीट इंजन है, पीवी डायग्राम पे हमने इसको ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे हमने एक टेम्परेचर लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसे हमने कर दिया, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे और जो भी ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे इसको हमने ले लिया टेम्परेचर T1, ठीक है। और यहाँ पे हमने टेम्परेचर T1 डैश, T2 डैश, ठीक है, एंड सो ऑन, इसको आप पे करते जाना है इसको। और यहाँ से हमने एक डेल Q1, ठीक है, ये हीट इनपुट है, और यहाँ से हीट इंजन जो हीट रिजेक्ट होगा डेल Q2 हमने इसको ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से भी वही होगा, यहाँ से भी वही होगा, नंबर्स ऑफ हीट इंजन है, ठीक है। इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, तो आप इसको देखना है, इसको ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब देखो जो भी हमने जो अभी मैंने बता रहा, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल के बारे में मैंने जो बता रखा था, तो सिमिलर से उसी फिनोमेना को हम फिर इस्तेमाल करेंगे कि, ठीक है, फिर Q1/T1 का ही इस्तेमाल करें, समेसन ऑफ डेल Q1/T1, ठीक है, जो भी सारे हीट इनपुट है इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा समेसन ऑफ डेल Q2/T2, ठीक है। ये सिंपल सा है, ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि Q1/T1 ये मैंने अभी बताया है ना यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने प्रूव भी करवा दिया था लास्ट लेक्चर में, तो कैसे होता है। तो यहाँ से तो चलो हमने ये लिख लिया, ठीक है, नंबर्स ऑफ हीट इंजन है, सारे का समेसन हमने कर लिया। अब जहाँ तक तुम कर सकते हो कर लेना, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से भी करते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल Q1/T, ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको ये तो साइक्लिक इंटीग्रल लिए, अगर हमने इसको साइक्लिक इंटीग्रल को हम हटा देते हैं, या फिर हम साइक्लिक इंटीग्रल को नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद से हम इसको क्या करेंगे, अगर हम सिर्फ इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे अगर इसको, तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई एक कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, चलो ठीक है, ठीक है, एक कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा। या फिर अगर हम किसी प्रोसेस की बात करते हैं, तो 1 से 2 अगर हम कोई प्रोसेस लेते हैं, ठीक है, और ये डेल Q1/T, तो ये क्या हो जाएगा, S2 - S1, तो ये क्या, ये एंट्रोपी है, ठीक है, एंट्रोपी, ये एंट्रोपी है, ठीक है, ये एंट्रोपी है। और ये एंट्रोपी मैंने डिफाइन भी किया था, ठीक है। साइकिल के इंटीग्रल के लिए ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन होता है, और रिवर्सिबल साइकिल है, ठीक, इस वजह से, क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल साइकिल है, रिवर्सिबल साइकिल के लिए ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, रिवर्सिबल साइकिल के लिए, सॉरी, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया, ये हो गया इरिवर्सिबल के, ये किसी कोई भी प्रोसेस है, 1 से 2 प्रोसेस के लिए हमने इसको कर लिया, ठीक है। ये प्रोसेस 1 से 2 के लिए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देते देखो, ये तो जो क्लैसियस की इनइक्वलिटी है, उन्होंने ये इसके बारे में बता रखा था, ये किसके लिए होता है, ये होता है रिवर्सिबल के लिए होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है, ये रिवर्सिबल के लिए होता है, किसके लिए होता है, ये रिवर्सिबल साइकिल के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इन्होंने ऐसे बता रखा था, ये रिवर्सिबल साइकिल के लिए होता है, ठीक है। तो एक तो हमने यहाँ पे देख लिया, दूसरा देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लैसियस इनइक्वलिटी की, हम अभी भी इसी बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी भी क्लैसियस इनइक्वलिटी की बात करेंगे, अभी ये ख़त्म हुआ नहीं है, ठीक है। तो देखो जो क्लैसियस इनइक्वलिटी है, उन्होंने जो बता रखा था, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल Q/T इज लेस देन साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल Q/R/T, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो यहाँ तक क्लियर है।
अब जो साइक्लिक इंटीग्रल ये आपका हो जाएगा नेचुरल प्रोसेस के लिए, ठीक है। ये जो टर्म्स है, ये टर्म है, ये नेचुरल प्रोसेस के लिए, इज लेस देन हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। ये चीज़ तो थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। अब नेचुरल प्रोसेस में जो भी ये चेंज इन एंट्रोपी होगा, जो भी या फिर एंट्रोपी होगा, वो क्या हो जाएगा कि जो भी रिवर्सिबल पाथ के लिए वो उसके लिए क्या होगा, जीरो हो जाए, सॉरी कम होगा, ठीक है। और इसके बारे में हम इसको फिर नेक्स्ट और हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी, ठीक है। हमने इसको क्या बता रखा था, यहाँ पे ये जीरो हो गया, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया जीरो, ठीक है। अब ये किसके लिए हो गया, अब ये आपका लिए जो लेस देन जीरो आ रहा है, तो ये लेस देन जीरो किसके लिए होता है, ये हो जाता है आपका नेचुरल साइकिल के लिए, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये इरिवर्सिबल पाथ साइकिल के लिए, ठीक है। इरिवर्सिबल साइकिल के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इरिवर्सिबल साइकिल के लिए, ये किसके लिए हो जाएगा, इरिवर्सिबल साइकिल के लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो चलो ठीक है, ये रिवर्सिबल साइकिल के लिए हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो, उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर से नेक्स्ट, अगर हम इसके और आगे बढ़ते हैं और हम इसके आगे और बढ़ते हैं, उसके बाद से हम इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इससे अब हम साइक्लिक इंटीग्रल हम प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक। अगर हम किसी प्रोसेस के लिए इसको कंसीडर करेंगे, तो जो भी देखो समेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी जो होता है, ठीक है, वो लेस देन हो जाएगा आप डेल क्यू बाई टी, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। और इसको हमने क्या पढ़ा था कि जो भी इंटीग्रल ऑफ हो जाएगा डेल क्यू बाई टी, अब ये हम यही क्या है, इसको हम बोलते हैं एंट्रोपी, ठीक है। यही एंट्रोपी है। रिवर्सिबल के लिए क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये रिवर्सिबल पाथ के लिए ये जीरो हो जाएगा, साइक्लिक के लिए, ठीक है। अगर साइक्लिक है मतलब कि रिवर्सिबल पाथ है और साइक्लिक है, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। हमने किसी प्रोसेस के लिए कंसीडर कर लिया इसको, किसी प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस के लिए हो जाएगा। मान लो कि कोई प्रोसेस हमने ले लिया, प्रोसेस 1 से 2, ठीक है। तो अगर हम प्रोसेस 1 से 2 के लिए लिखना चाहें, तो हम सिमिलर इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल क्यू बाई टी इज लेस देन प्रोसेस 1 to 2 डेल क्यू, ठीक है, आर बाई टी, ये रिवर्सिबल के लिए, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा एंट्रोपी S2 माइनस S1, ठीक है। ये डेल क्यू बाई टी। तो ये जो ये हमारा किसी भी प्रोसेस के लिए, ये प्रोसेस 1 से 2 के लिए हमने इसको लिया है, ठीक है। कि कोई भी यहाँ पे इरिवर्सिबल साइकिल के लिए प्रोसेस 1 से 2 के लिए होता है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में अगर हम और आगे बढ़ते हैं, इसमें और बात करते हैं, तो जो हमारा एंट्रोपी है, ठीक है, जो भी एंट्रोपी है डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी, ये किसी भी प्रोसेस के लिए हो जाएगा, किसी भी नेचुरल प्रोसेस के लिए, ठीक है, फॉर एनी प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। बस मैंने इसको लिख दिया, इसको मैंने उलट दिया, ठीक है। बस ये यही चीज़ है, बस हमने इसको उलट दिया, ठीक है। फॉर एनी प्रोसेस के लिए, जैसे मान लो कोई हम ले लेते हैं किसी तरह का कोई एक हम प्रोसेस ले लेते हैं, जैसे कि एन isolated system is essentially, ठीक है, यहाँ पर डबल एल होगा, एडियाबैटिक, ठीक है। अगर देखो कोई भी हम आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, जैसे कि ये यूनिवर्स को हम क्या लेते हैं, ये आइसोलेटेड सिस्टम ही तो होता है यूनिवर्स। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, तो आगे हम चलते हैं, तो जो भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे, दैट्स मीन कि डेल क्यू इक्वल टू हो जाएगा जीरो, क्योंकि किसी तरह कोई हीट ट्रांसफर आइसोलेटेड सिस्टम में नहीं होगा, ठीक है। और हम अभी यहाँ पे एक चीज़ और पढ़े कि जो भी चेंज इन एंट्रोपी या फिर डेल्टा एस होता है, ये क्या होता है, ग्रेटर देन इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक सिस्टम के लिए अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर डेल क्यू इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू कर लो। तो अब देखो इक्वल टू हमने इसलिए किया क्योंकि मान लो कि अगर इरिवर्सिबल पाथ के लिए आप कंसीडर कर रहे हो तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और रिवर्सिबल पाथ की बात कर रहे हो तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब ये हमने जो इसको हमने यहाँ पे ऐसे किया थी, यहाँ पे हम साफ यहाँ पे आइसोलेटेड लिख देते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ये आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलर थिंग है, अगर आप रिवर्सिबल के लिए बात कर रहे हो तो जीरो हो जाएगा, और इरिवर्सिबल की बात कर रहे हो तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, यही होता है कि जो भी यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होती है, इट्स गेट्स ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। या फिर आप इससे हमेशा इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज एंट्रोपी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बारे में आगे हम फिर इसको और आगे बढ़ाते हैं और एक कंसीडर करते हैं, ठीक है। फिर क्या हम कोई सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई सिस्टम कंसीडर कर लिया, और यहाँ पे हमने एक सराउंडिंग कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब ये सिस्टम और सराउंडिंग, ये दोनों क्या है, दोनों कहाँ होंगे, ये दोनों यूनिवर्स में होंगे, या फिर, ठीक है। और ये हो गया हमारा यूनिवर्स, ठीक, कोई भी सिस्टम है। और ये यूनिवर्स क्या होता है, आइसोलेटेड होता है, ठीक है।
आइसोलेटेड होता है, यूनिवर्स क्या होता है, आइसोलेटेड होता है। तो ये क्या हो जाए, आइसोलेटेड सिस्टम होगा, या फिर हम इसको यूनिवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स, ठीक है। तो इसको हम यूनिवर्स भी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बारे में अगर हम आगे बात करते हैं तो ये हो जाएगा सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये किसके इक्वल है, मतलब टोटल ये मिला के क्या बनाता है, ये यूनिवर्स को बनाता है, ठीक है। अब ये यूनिवर्स बना देता है, ठीक है। अब देखो सिस्टम की बात कर, अगर सिस्टम में चेंज इन एंट्रोपी कोई भी हमने ले लिया कि डेल्टा एस, ये सिस्टम की बात कर रहे हैं, प्लस अगर चेंज इन एंट्रोपी हमने ऐसे ले लिया सराउंडिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। जो है क्या है, हमेशा का है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ये कैसे है, क्योंकि हमने अभी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए मैंने भी यहाँ पे बताया ना ये, ठीक है। ये जो हमने इसको बताया था, ये क्या है कि अगर रिवर्सिबल है तो ये जीरो हो जाएगा, और इरिवर्सिबल है तो ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो सिमिलर थिंग है, ठीक है। यहाँ पे भी वही, अगर रिवर्सिबल है तो ये जो यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इक्वल टू जीरो कर देंगे, और अगर इरिवर्सिबल है तो ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, इसको हम सिंपली फर्दर और हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस तरीके से हम लिखे समेसन ऑफ डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ऑल इंटरेक्टिंग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया ऑल इंटरेक्टिंग सिस्टम, ठीक, ऑल इंटरेक्टिंग सिस्टम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऑल इंटरेक्टिंग सिस्टम के माने क्या, सिस्टम प्लस सराउंडिंग हम सब की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ये जो अभी हमने जो फाइंड किया इसको, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक बहुत ही अच्छा सा इसके नाम देते हैं, और इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी बोलते हैं, यही होता है, ठीक है, ठीक है। सारी अब देखो ये सारे जो भी यूनिवर्स में समझ, अभी अंडर यूनिवर्स क्या सिस्टम भी है, सराउंडिंग भी है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया ऑल इंटरेक्टिंग सिस्टम, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट्स इज कॉल्ड द, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। फर्दर हम इसके और आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होगा, ठीक। और हम इसके बारे में बात करेंगे, बस कलर में चेंज करता हूँ पेन का, थोड़ा सा हम चेंज करके दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए ठीक है, आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। तो फिर अब देखो डेल्टा एस मतलब कि चेंज इन एंट्रोपी, ठीक, सिस्टम की जो भी एंट्रोपी है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी, ठीक है। क्यों, कब होगा, ये होगा आपका इरिवर्सिबिलिटी के केस में, तो कि नेचुरल कंडीशन में, इसे यहाँ पे इसको हम ऐसे करेंगे। अब देखो ये ग्रेटर देन, ये इरिवर्सिबिलिटी के केस में होगा ग्रेटर देन, ठीक है। अगर ये रिवर्सिबल है तो ये जीरो हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है, हम इसको ऐसे करते हैं पहले, ठीक। उसके बाद हम इसको देखो एक तरीके से और हम इसको लेते हैं डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू, अब देखो हम इक्वल कर रहे हैं क्योंकि ये जो डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी, ठीक। अगर जब हम इसको इक्वल करेंगे डेल क्यू बाई टी, तो हमें इसका मतलब कि डेल्टा जो एस है, डेल्टा एस सिस्टम का जो भी एंट्रोपी है वो डेल क्यू बाई टी से ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें इक्वल करना होगा तो डेल क्यू बाई टी में हम कोई ना कोई एक मतलब कोई ना कोई हम एक चीज़ जोड़ेंगे, तब तो ये इसके बराबर होगा। इसलिए हमने यहाँ पे कर लिया कि डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू डेल क्यू बाई टी प्लस डेल्टा एस है। अब ये डेल्टा एस आई क्या है, देखो डेल्टा एस आई है कि एंट्रोपी ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी, एंट्रोपी ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। एंट्रोपी चेंज ड्यू टू, एंट्रोपी चेंज ड्यू टू, यहाँ पे लिख दो, कोई बात नहीं, वैसे भी एंट्रोपी चेंज ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। मतलब कि जो भी इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से जो चेंजेज आए हैं, ठीक है, कि उसको हमने यहाँ पे डेल्टा ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे हमने इसको अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो ये फॉर हम लिख दे देंगे इसको इरिवर्सिबल के लिए, ठीक है। और ये इक्वल टू जीरो कब होगा, फॉर रिवर्सिबल के केस में, ठीक है, रिवर्सिबल कब, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या होगा, अगर ये इरिवर्सिबल है तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, और इरिवर्सिबल केस में हम इसको क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। रिवर्सिबल केस में ये जीरो हो जाएगा, जब ये जीरो हो जाएगा इसका मतलब डेल क्यू बाई टी हो जाएगा, तो फिर हमें सिमिलर थिंग वही से मिल जाएगा कि जैसे देखो अगर इरिवर्सिबल की हम ये रिवर्सिबल की हम बात करते हैं, और उसके बाद हम लिखते हैं डेल्टा सिस्टम, ठीक है, डेल्टा है सिस्टम इक्वल टू डेल क्यू बाई टी प्लस हम जीरो कर देंगे, तो ये कंडीशन तो हमने पहले पढ़ा था इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिवर्सिबल के लिए, और रिवर्सिबल के लिए क्या हो जाएगा कि ये जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा है। अगर ये जीरो से बड़ा है इसका मतलब डेल्टा एस सिस्टम क्या है कि ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी है, ठीक है। क्लियर यहाँ पे, चलो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, चलो ठीक है। अब देखो
डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो, ये हम इसको बात करें सिस्टम की बात करें, ये ग्रेटर देन जीरो, और इसको डेल्टा एस सिस्टम को हम ऐसे डेल्टा सिस्टम को ही हम क्या लिखते हैं, डेल क्यू बाई टी प्लस चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, ये क्या हो जाए ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे देखो हम कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ये जीरो कब होगा, ठीक है, ये जो जीरो हो रहा है, तो अगर हम इसमें रिवर्सिबल केस की हम बात करते हैं, ठीक है, तो अभी मैं और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो डेल क्यू, ये साइक्लिक इंटीग्रल नहीं है, इंटीग्रल, ठीक है, डेल क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन जीरो, दैट्स मीन क्या हो जाएगा, डेल क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, और ये क्या हो जाएगा हीटिंग प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है कि जो भी ये डेल्टा एस आई है, ठीक है, डेल्टा एस आई है, ये क्या है कि मतलब कि एंट्रोपी को इंक्रीज कर रहा है, ये एंट्रोपी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये इंक्रीज कर रहा है एंट्रोपी को, इसी वजह से डेल्टा एस सिस्टम इरिवर्सिबिलिटी के केस में क्या ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। तो उसी को हमने फर्दर और इसको एक्सप्लेन किया है। अब चलो इसको और आगे हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, और आगे इसको और चलते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी कुछ क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा हम इसको स्किप करते हैं, हम इसको लास्ट में देखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे इसके बारे में हम बात करते हैं। अभी जो हमने देखा वो तो था रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक मिनट थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो रिवर्सिबल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में हम रिवर्सिबल की हम बात कर रहे हैं। तो रिवर्सिबल की हम बात करेंगे तो डेल्टा एस आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा क्यू जो मतलब कि ये हीटिंग प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद से देखो अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल के केस में बात करते हैं, ठीक है। अब इरिवर्सिबल के लिए हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमने यहाँ पे भी कुछ कंडीशन है, ठीक है। अब देखो जब व्हेन डेल क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, तो फिर ये हो जाएगा हमारा हीटिंग प्रोसेस हो जाएगा, मतलब कि ये क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि सिस्टम को जो सिस्टम है, सिस्टम कहीं से हीट को गेन कर रहा है, या फिर सिस्टम की जो हीट है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये हीटिंग प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट डेल क्यू बाई टी इज लेस देन जीरो बट डेल्टा एस आई इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी। अगर हम इसको टर्म्स बात मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अगर ये लेस देन जीरो बट जो भी चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी, अगर ये मैग्नीट्यूड में इसके जीरो है, ठीक है, और डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, दैट्स ये ऑल्सो कॉल्ड द हीटिंग प्रोसेस। ये भी क्या होगा, एक हीटिंग प्रोसेस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो चलो क्लियर है, यहाँ तक ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इरिवर्सिबल के लिए, और वो जो रिवर्सिबल केस के लिए मैंने बताया था ये दो चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको जस्ट पॉज करते हैं, ठीक है। अब इसको हम अभी पॉज कर देते हैं और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिलेशन के बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक है, कुछ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसके बारे में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिलेशन के बारे में, ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी रिलेशन, ठीक। या फिर छोड़ो इसको, अभी नहीं, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं एंट्रोपी, ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने कहा यहाँ तक हीटिंग प्रोसेस, चलो यहाँ तक तो हो गया था। उसके बाद अगर हम इसके और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे हम इसके बारे में बात करते हैं तो डेल्टा एस यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये क्या है, और यहाँ पे हमने लिया साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई जीरो इज लेस देन जीरो। इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, जो भी हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, ठीक। और ये क्या है, ये तो है क्लॉसियस इनइक्वालिटी, ठीक है, ये क्या है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी, ठीक है, ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो ये तो हो गया इंक्रीज, ये जो भी है डेल्टा एस यूनिवर्स की जो भी एंट्रोपी है ऑलवेज, अगर वो इरिवर्सिबल के केस में जीरो ग्रेटर देन जीरो होगा, और जो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, मतलब कि अगर प्रोसेस आइडेंटिकल होगा या फिर आइडियल होगा तो फिर वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हमने देख रखा था। अब इसको देखो प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक, हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये चीज़ें होती कैसी है, ठीक है, ये कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे।
तो इसको देखो हम सिंपली से है कुछ प्रूफ करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा, ज़्यादा टाइम नहीं मैं लूँगा आपका, ठीक है, ज़्यादा टाइम मैं आपको मैं नहीं लूँगा, बस थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं। एक हीट इंजन हम लेते हैं, इसको मान लो कि ये T1 है, ठीक है, हीट इंजन है, और इसको यहाँ पे इसको हमने ए कंसीडर कर लिया, ए ले लेते हैं। और एक हीट इंजन यहाँ पे हमने ले लिया, ये रिवर्सिबल हीट इंजन की हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये इसका जो सिंक का टेम्परेचर है T2 हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको भी कर लिया, कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ये रिवर्सिबल है। यहाँ पे हीट Q1 है, ठीक है, ये QE है, और ये एक जो भी वर्क आउटपुट देगा Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे चलो R लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा, ये रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है, ये रिवर्सिबल हो जाएगा। और इस पूरे सिस्टम को हम क्या कर लेते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। तो एक इसको मान के चलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, इसको हम कंसीडर करते हैं। ये अलग बात है कि ये एक वर्क आउटपुट दे रहा है, बट हम इसको कंसीडर करते हैं ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो Q1 बाई आर इक्वल डिवाइडेड बाई T1 माइनस Q2 बाई आर डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू 0, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे, तो ठीक है, हमने इसको आगे बता दिया था कि ये कैसे होता है। अब देखो Q1 बाई T1 इज लेस देन Q2 बाई T2, ठीक है। और इसको हम इसको कह लिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल Q बाई T लेस देन 0, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं लेस देन 0, ठीक है, लेस देन होगा जो Q1 बाई T1 है ये क्या आ जाएगा, Q2 बाई T2 से कम होगा, ठीक है। उसके बाद डेल्टा एस यूनिवर्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। कैसे, अब देखो इसको हम देखते हैं, यहाँ पे हमने T1 ने क्या किया है, ग्रेटर देन T2 कर लेते हैं, ठीक है। ये हमें देखना कैसे होगा, चलो ठीक है, ये हम देखते हैं कैसे होगा। डेल्टा एस यूनिवर्स की हम बात करें, चलो ठीक है। अब हम एंट्रोपी चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस Q1 बाई T1, ठीक है। Q1 बाई T1 होगा, हम इसकी बात करें, ए की बात करें, तो जो भी सोर्स की हम बात करें तो इसका में जो चेंज एंट्रोपी में जो चेंज होगा ये माइनस Q1 बाई T1 होगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बी की बात करें, ठीक है, चेंज ऑफ एंट्रोपी बी की अगर हम बात करते हैं तो इसका हो जाएगा Q2 बाई T2। देखो माइनस इसलिए क्योंकि ये क्या कर रहा है कि जो सोर्स है ये हीट को मतलब रिमूव कर रहा है, ठीक है, सोर्स जो हीट से बाहर ले रहा है, इस वजह से हमने इसको माइनस लिया है, ठीक है। और हीट इंजन की अगर हम बात करें तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ हीट इंजन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये साइक्लिक है, ठीक है, ये रिवर्सिबल है, साइक्लिक, इस वजह से ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है ये इंजन, ठीक है, इस वजह से इसका जो एंट्रोपी चेंज होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा एस यूनिवर्स की हम बात करते हैं, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा एस ए प्लस डेल्टा एस बी प्लस डेल्टा एस एच ई, हीट इंजन, ठीक है। हीट इंजन का केस से क्या आ जाएगा, 0 है, ठीक है। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ये हो जाएगा माइनस Q1 बाई T1 प्लस Q2 बाई T2 प्लस 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपका Q1 बाई T1 माइनस Q2 बाई T2, ये हो जाएगा इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल Q बाई T, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक चीज़ तो क्लियर हो रही है ना कि डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब तुम्हें अगर कोई कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि हीट को रिजेक्ट कर रहा है, तो रिजेक्ट करने की वजह से यहाँ पे सिर्फ साइन में यह माइनस में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो ये चलो हो गया। अब देखो कुछ अगर हम और इसके आगे बात करें तो इसके आगे और कुछ अगर हम बात करें या फिर रहने देते हैं यहाँ तक, ठीक है, इसके आगे अब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, बट चलो देख लेते हैं। कुछ केस हैं इसमें, और एक जो केस है अगर स्पॉन्टेनियस हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो फिर जो डेल्टा जो भी चेंज यूनिवर्स में एंट्रोपी में चेंज होगा वो क्या होगा। तो चलो ठीक है, इसमें देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, ठीक है, अगर हीट का जो ट्रांसफ़र हो, ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पे एक सोर्स है T1, ठीक है, इसको हमने ये कंसिडर किया, ठीक है, और ये डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर रहा है हीट को सिंक से T2, ठीक है, इसको हमने ये कर लिया, और यहाँ पे होगा Q, ठीक है, और जो T1 का है वो टेम्परेचर T2 से ज़्यादा है, ठीक है, चलो ठीक है। और यहाँ पे क्या ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, हमने इसको ले लिया स्पॉन्टेनियस हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। ये स्पॉन्टेनियस हीट ट्रांसफ़र की वजह से अब हम यहाँ पर चेंज कैलकुलेट करेंगे क्या होता है, ठीक है, और हमें क्या फाइंड क्या करना है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू
सॉरी ये तो हमें प्रूव करना है, इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। चलो ठीक है, आगे में हम बढ़ते हैं और हम एंट्रोपी का कैलकुलेट करते हैं। जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ बी, ठीक है, बस इतना ही होगा। और इसको हम और आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस क्यू बाई टी वन, क्योंकि ये माइनस साइन लिया है क्योंकि यहाँ हीट रिजेक्ट कर रहा है, प्लस क्यू बाई टी टू, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ हीट को रिसीव कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ टी वन क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे किया। इक्वल टू क्यू को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, 1 टी टू माइनस 1 टी वन, ठीक है, हो गया डेल्टा एस यूनिवर्स, ठीक है। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, हो गया, ये ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट अगर हम इसके और आगे बढ़ते हैं और अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, तो सिमिलर हम ले लेते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, बस रहने देते हैं यहीं तक, आज इसको स्टॉप करते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक पर जो नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा, ठीक है, इसमें देखो हम कुछ फॉर्मूलेस हैं, जैसे एक चीज़ मैंने नहीं बताई, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिलेशन, ठीक है, तो लेट मी की बता देते हैं उसको, इंपॉर्टेंट जो भी प्रॉपर्टी रिलेशन है वो, और कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको जानने चाहिए, ठीक है, मतलब एक हल्का सा जो रिवीजन टाइप से होता है, ठीक है, तो उस तरीके से मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो जो देखो इंपॉर्टेंट है तो इस वजह से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, और कलर चेंज करके हम इसको करते हैं रेड, ठीक है, रेड में कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पर लिखते हैं इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी रिलेशन, ठीक, एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी रिलेशन, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो जो फर्स्ट लॉ था, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ टी डी, ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है, दैट्स क्लियर, इतना था। फिर हम बात करते हैं फॉर रिवर्सिबल, जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इन क्लोज सिस्टम विथ ओनली, ठीक है, पीडीवी वर्क, ठीक है, पीडीवी वर्क, ठीक है, मतलब कि मैं कोई रिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर करते हैं क्लोज सिस्टम के लिए, और जो सिर्फ पीडीवी वर्क को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, वहाँ पे अगर उस कंडीशन में बात करते हैं तो देखो जो होगा टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी वी, ठीक है, कैसे होगा, देखो डेल क्यू बराबर होता है टी डी एस, ठीक है, और डेल डब्ल्यू को क्या हमने लिखा है, इसको पी डी वी लिखा, बस इतना ही किया, ठीक है, बाकी सारा सेम है, ठीक है, डेल क्यू बराबर टी डी एस ये मैंने बताया था, ठीक है, कहाँ से ये आया है, ठीक है, ये आया डी एस इक्वल टू डेल क्यू बाई टी से, ठीक है, तो ये यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से आया, और डेल डब्ल्यू को हमने यहाँ पे किया ओनली पी डी वी वर्क के लिए हमने कंसिडर किया, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी प्रोसेस के लिए है, ठीक है, फॉर एनी प्रोसेस, यहाँ पे लिख लो फॉर एनी प्रोसेस, ठीक, क्यों, क्योंकि देखो क्योंकि इसमें एंट्रोपी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, ये सारे क्या है, पॉइंट फंक्शन कह रहा है, ये प्रॉपर्टी है डीवी, ये जी भी चीज़ें क्या है कि सिस्टम की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये कैसे आया है, ठीक है, और चलो इसके आगे बढ़ते हैं, एक और रिलेशन है, एक तो यहाँ पे हो गया, दूसरा एक रिलेशन की हम बात करते हैं, हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था H इक्वल टू यू प्लस पी वी, ठीक है, ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, ठीक है, यहाँ तक हमने देखो डी यू प्लस पी डी वी को क्या हम लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका टी डी एस, ठीक है, यहाँ पे है ना डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है, इसको हमने लिखा टी डी एस प्लस वी डी पी, और यहाँ पर हमने लिख दिया इसको डी एस, ठीक है, और या फिर हम इसको ऐसे भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, टी डी एस इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, ये भी रिलेशन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने आपको बता दिया, यहाँ पे दो जो भी इम्पोर्टेंट रिलेशन है वो हमने बता दिया, ठीक है। दूसरा इनइक्वलिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्लैसेस इनइक्वलिटी की बात कर लेते हैं। तो क्लैसेस इनइक्वलिटी में देखो डेल क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होता है आपका क्लॉसियस इनइक्वलिटी, ठीक है, ये क्लॉसियस इनइक्वलिटी है, ठीक है। कब कब होता है, कैसे कैसे होता है, देखो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इक्वल टू 0, ये किसके लिए है, ये रिवर्सिबल के लिए है,
ठीक है, ये रिवर्सिबल साइकिल के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज लेस देन 0, ये किसके लिए होता है, ये इरिवर्सिबल, ये होता है इरिवर्सिबल, ठीक है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए या फिर इरिवर्सिबल साइकिल के लिए होता है। दूसरा इसके बाद हम आता है डेल क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन 0, तो ये किसके लिए, ये इम्पॉसिबल साइकिल है, ठीक है, ये मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो जाएगा इम्पॉसिबल साइकिल, ठीक है, मतलब ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक, ये पॉसिबल है ही नहीं। दूसरा किसी से अगर हम नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, ठीक है, चेंज, अभी एंट्रोपी चेंज की हम बात कर रहे थे, ये मैंने बताया था आपको S2 माइनस S1 इक्वल टू प्रोसेस 1 से 2 के लिए क्या बोलता है, डेल क्यू बाई 2 प्लस डेल्टा SI, ठीक है, मतलब एंट्रोपी ये क्या, यही एंट्रोपी जनरेशन होता है यार, जो मैंने बताया था ये भी होता है, इसी को बोलते हैं एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है, ये मैंने सॉरी मैं भूल गया था, ये एंट्रोपी जनरेशन इसी को बोलते हैं, या फिर एंट्रोपी ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी केस में जो भी एंट्रोपी जनरेट होती है उसी को बोलते थे, एंट्रोपी जनरेशन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, सेम थिंग है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट है, तो ये देख लो कि ये क्या होता है, एक पाथ फंक्शन होता है, ये भी पाथ फंक्शन होता है, ठीक है, पाथ फंक्शन होता है। और ये क्या होता है, ये आपका ये हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, और ये क्या होता है, नहीं नेगेटिव नेगेटिव नहीं, ये सिर्फ पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये जीरो भी नहीं हो सकता है, मतलब रिवर्सिबल केस में जीरो होगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है, बस ये इतना इसके बारे में थोड़ा सा। नेक्स्ट अगर ये तो प्रोसेस 1 से 2 के लिए है, ठीक है, मान लो कि जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक फार्मूला है बता देता हूँ प्रोसेस के लिए, ठीक है, जो हमने एंट्रोपी का चेंज देखा था, ठीक है, जैसे DS इक्वल टू हमने लिखा था यहाँ पे डेल क्यू बाई टी, यहाँ पे जो टी था, ठीक है, यहाँ पे नहीं अलग से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो टी था ना ये कांस्टेंट था, ठीक है, टेम्परेचर क्या था, ये कांस्टेंट था, यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, सिर्फ हीट का ट्रांसफर होता है, बट टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्या होगा अगर टेम्परेचर भी चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए देखो फॉर्मूले हैं, ठीक है, किसी भी प्रोसेस के लिए, तो उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, S2 माइनस S1 इक्वल टू CP ln V2 अपॉन V1 प्लस CV ln P2 अपॉन P1, ठीक है। तो ये अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें PVT अगर इसके बारे में दे रखा हो तो यहाँ से ऐसे हम करके निकाल सकते हैं उसकी एंट्रोपी चेंज, ठीक है, चलो ठीक है। दूसरा इसमें फॉर्मूला आता है आपका CV ln T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस R ln यहाँ पर हो जाएगा आपका V2 अपन V1, ठीक है, RN में V2 अपन V1, ठीक है। फिर एक और है लास्ट है और इसको बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका CP ln T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस R ln ये हो जाएगा P2 डिवाइडेड बाई P1, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले हैं, बस ये 3, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये फार्मूले को देख लेना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो बस आज जो थ्योरेटिकल था ये सिर्फ एंट्रोपी हमने बात किया है, तो इससे ज़्यादा कुछ आता तो है नहीं, इतना तक ही है, ये सीमित है इतना तक, इससे आगे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं आपको, ये तो पूरी मेरी गारंटी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बता ही दिया, ठीक है, मैक्स टू मैक्स मैंने बता दिया, जो भी मतलब आना चाहिए था, ठीक है, वो मैंने सारा बता दिया इसमें। चलो ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चंस है इसमें बात कर लेते हैं क्वेश्चन से, ठीक है, तो चलो ठीक है। ये तो मैंने अभी बताया आपको, एन आइडियल गैस ऑफ मास m एंड टेम्परेचर T1 अंडरगो अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस फ्रॉम एन इनिशियल प्रोसेस P1 फाइनल प्रोसेस P2, द हीट लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस HQ, द एंट्रोपी चेंज ऑफ द गैस, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें एंट्रोपी चेंज ऑफ गैस की क्या हो जाएगी, इसमें क्या क्या दे रखा है पहले, ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, तो मास m दे रखा है, T1 दे रखा है, ठीक है, आइसोथर्मल है, ठीक है, तो मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, प्रेशर दे रखा है P1 और P2 दे रखा है, ठीक है। अब ये जो हीट लॉस है वो Q दे रखा है, ठीक है। ये पूछ रहा है क्या, ये पूछ रहा है कि एंट्रोपी चेंज ऑफ गैस की कितनी एंट्रोपी चेंज होगी, ठीक है। तो इसमें देखो हम सिंपल सा इसमें हम एक बात करते हैं, कौन सा मैंने जो भी हमने फार्मूला भी पढ़ा था, ठीक है, उस फार्मूले का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, चलो ठीक है। अगर ठीक है, तो इस फार्मूला का हम कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आइसोथर्मल की बात हो रही है, और एक मिनट और ln P1 बाई P2 बाई P1 इसमें से कौन होना चाहिए,
एक मिनट, मैं थोड़ा देख लेता हूँ, एक बार फॉर्मूला देख लेता हूँ। चलो ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये इस फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका, एक मिनट कहाँ गया, ठीक है ये रहा। तो इसमें छोड़ो, ये तो सीधे फार्मूला ही दे रखा है, इसमें मुझे लगा कोई यहाँ इक्वेशन वगैरह दे रखा होगा, लेकिन सिंपल सा है, ये फार्मूला ही दे रखा है। ठीक है, ठीक है, तो ये फार्मूला जो दे रखा है, तो इसमें जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, ये इसमें लिखा है MR ln P1/P2। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूलर वेट 28 इज इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर बाय पिस्टन एट द इनिशियल कंडीशन 2 बार। ठीक है, 2 बार 298 केल्विन 1 मीटर क्यूब। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें जो कुछ भी दे रखा है। ठीक है, तो पहले जो इनिशियल कंडीशन क्या दे रखा है, P1 इक्वल टू दे रखा है 2 बार। ठीक है, 2 बार, या फिर इसको हम जैसे 2 × 10⁵ पास्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और टेम्परेचर जो T1 दे रखा है 298 केल्विन दे रखा है, और V1 दे रखा है 1 मीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस द गैस स्लोली एक्सपेंड अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। ठीक है, अंटिल द वॉल्यूम बिकम्स, तो वॉल्यूम भी दे रखा है 2 मीटर क्यूब। ठीक है, हीट एक्सचेंज ऑकर विद द एटमोसफियर 298 केल्विन ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा वर्क इंटरेक्शन फॉर द नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो वर्क इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, तो वर्क इंटरेक्शन हो जाएगा W = PV ln V2/V1। ठीक है, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, और ये V कैसे आया, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे MRT ln V2/V1। ठीक है, ये वहीं से आया। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में भी देखो ऐसे यहीं से। ठीक है, ये भी एंट्रोपी चेंज हमने ऐसे ही निकाला यहाँ पे भी। तो इसमें तो सिंपल सा वैल्यू को पुट करते हैं और देख लेते हैं यहाँ से प्रेशर कितना दे रखा है। देखो प्रेशर को हम लिखेंगे 200, और हम सब जो भी 10⁻³ को हम अभी पास में रखते हैं। ठीक है, इनटू इनिशियल वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ln फाइनल वॉल्यूम अपन इनिशियल वॉल्यूम, तो ये कितना आ जाएगा आपका 138.6। ठीक है, किलो जूल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसलिए हमने इसको 10⁻³ को हाथ में रखा था, ये भी छोड़ रखा था। ठीक है, ये हो जाएगा, ये पहले का आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका हो जाएगा ये। ठीक है, बी आंसर। चलो ठीक है, दूसरा दे रखा है द एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस इन किलो जूल। इसमें देखो यहाँ पे साफ लिखा है गैस स्लोली एक्सपेंड अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन। ठीक है, तो इसलिए जो एंट्रोपी चेंज होगा यूनिवर्स का, जो एंट्रोपी चेंज होगा वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल केस हो गया ये। इन ए क्लोज सिस्टम इज अंडरगोइंग इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। अब एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट भी रह सकता है। ठीक है, तो ये वाला आंसर इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें बात करनी है, क्या है, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ब्रॉट इनटू द कांटेक्ट विद द हाई टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर, द एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज। अब यार एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ब्रॉट इनटू कांटेक्ट ला रहा है, थर्मल रिजर्वायर है, हाई थर्मल रिजर्वायर है, मतलब कि जो भी यूनिवर्स की एंट्रोपी होगी वो तो इंक्रीज ही होगी। ठीक है, तो इसलिए रखा है पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है in an experimental setup air flow between 2 स्टेशन P and Q एडिवेट। चलो ठीक है, 2 स्टेशन दे रखा है इसमें। ठीक है, जैसे ये एक स्टेशन में ये है आपका P। ठीक है, एक स्टेशन यहाँ पे है Q। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो डिपेंड ऑन द प्रेशर एंड द टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन एट द P and Q। द कंडीशन एट स्टेशन P आर। देखो यहाँ पे जो प्रेशर दे रहा था 150 दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है इसमें 350। ठीक, यहाँ पे P लिख देते हैं, यहाँ पे P लिख देते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर एट स्टेशन Q इज, अब टेम्परेचर एट स्टेशन Q दे रखा है 300। ठीक है, ठीक है, चलो द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टी आर रिलेशन। ठीक है, ये तो CP CV R की वैल्यू, H U की वैल्यू दे रखा है, इससे कोई ज़रूरत नहीं है अभी हमें। ठीक है, चलो ठीक है। इफ़ द प्रेशर एट स्टेशन Q इज 50 किलो पास्कल, द चेंज इन एंट्रोपी। चलो ठीक है, इसमें हमने कभी फॉर्मूला पढ़ा था SQ - SP। ठीक है, इसमें क्या क्या दे रखा है, हमें क्या क्या निकालना है, क्या निकालना है, इसमें प्रेशर निकालना है। तो मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का हमें रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा CP ln TQ/TP। ठीक है, माइनस R ln PQ/PP। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे। सिमिलर है, CP की वैल्यू पुट करेंगे, TQ की वैल्यू दे रखा है, और हमें क्या और क्या दे रखा है इसमें, यहाँ पे ये दे रखा है TQ की वैल्यू दे रखा है,
ठीक है। पी क्यू की वैल्यू भी दे दी है, तो इसमें पी क्यू पी वी की वैल्यू रखेंगे, टी क्यू टी पी की वैल्यू रखेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पे फर्दर हम सॉल्व करेंगे 0.10 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये वाला आंसर, ठीक है, सी आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, सॉरी इसमें और भी क्वेश्चन है ना, इफ द एयर हैज फ्लो फ्रॉम स्टेशन पी टू क्यू स्टेशन, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रेशर इन किलो पास्कल एट स्टेशन क्यू इज क्लोज टू। इसमें भी देखो मैक्सिमम वैल्यू अगर प्रेशर की निकालनी है, ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें, ठीक है, इसको भी मैं बताता हूँ कैसे होगा मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो मैक्सिमम वैल्यू की ये बात कर रहा है, ठीक है, तो एस क्यू माइनस एस पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हम इसको जीरो करेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और यहाँ से फिर हमें ठीक है, सिंपल वही फार्मूला हमें पुट करना जो भी मैंने पीछे भी लिखा है, ठीक है, सी पी एल एन टी क्यू अपन टी पी माइनस आर एल एन पी क्यू डिवाइडेड बाई पी पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको देखो सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम मेरे हमारे पास जो आ जाएगा 87 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, 87 किलो पास्कल आ जाएगा। इसको मगर वैल्यू हम पुट करते हैं, ठीक है, तो सी पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सी पी एल एन अपन टी पी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू आर एल एन पी क्यू डिवाइडेड बाई पी पी, ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, हमने इसको आर को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, और सी पी की वैल्यू कितनी है, सी पी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.287 एल एन, टी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 300, टी पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 350 ग्रेटर देन इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.287, ठीक है, 287, और क्या हुआ एल एन, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू, अच्छा पी क्यू की वैल्यू तो निकालनी है ना हमें, और पी पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 150, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसको हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा, मिल जाएगा, ज़्यादा ही नहीं, इतना ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं कि द रिलेशन, ठीक है, ये जहाँ भी ये रिलेशन है समझ रहे हैं, रिवर्सिबल केस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा है। तो क्या पूछ रहा है ये, वेयर द रिप्रेजेंट एंट्रोपी की, ठीक है, एंट्रोपी क्यू रिप्रेजेंट द हीट, टी रिप्रेजेंट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहा है, होल्ड गुड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये सिंपल सा है, ठीक है, रिवर्सिबल केस। अब देखो दूसरा ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये अलग सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, कौन सा करेक्ट है, द इंक्रीज इन एंट्रोपी इज ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर एट लो टेम्परेचर, गलत है, ठीक। The change in entropy may be regarded as a measure of rate of availability of heat for a transformation into work। देखो ये थोड़ा सा सही हो सकता है, ठीक, बट अवेलेबिलिटी मैंने अभी बताया नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इसी के बारे में होगा। द एंट्रोपी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क ऑब्टेनेबल पर डिग्री ड्रॉप इन द टेम्परेचर, घंटा यार ये सब ऑल ऑफ द पर सिंपल से देखो ये वाला सही होगा और ये सही होगा, इसकी अवेलेबिलिटी है ना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब नेक्स्ट लेक्चर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं असाइनिंग द बेसिक डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली एम एल टी थीटा, ठीक है। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, अब ये डायमेंशन पूछ रहा है एंट्रोपी, अब एंट्रोपी की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है, एंट्रोपी की डायमेंशन है, इसको तुम सॉल्व कर लेना, ये आएगा, ठीक है, ये कैसे आएगा, एंट्रोपी का क्या होता है, किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है, ये होता है। इसको सॉल्व में किलो को चलो हटा देना, जूल को क्या लिख सकते हो, जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, केजी हो गया, टेम्परेचर को, ठीक है, ये तुम्हारा केल्विन, ठीक है। केजी को हम क्या लिख सकते हैं, ये केजी किसका होता है, मास का होता है, यहाँ पे एम कर लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करना, जूल सॉल्व करोगे यार इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना तो कर ही लोगे, इतना तो ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं द कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन द इंजन प्रोड्यूस 300 किलो जूल ऑफ वर्क, व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द हीट एडिशन, अब हीट एडिशन को, ठीक है, चलो ठीक है। फॉर्मूला है Q1/T1 इक्वल टू Q2 बाई T2 इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, ठीक है, ठीक है, चलो ये ठीक है, ये फार्मूला है, इस फार्मूला को हमने पढ़ा था, ठीक है, फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ में मैंने ये फार्मूला बताया था। अब इसमें देखो हमें क्या करना है, हीट एडिशन, ड्यूरिंग द हीट एडिशन हमें क्या निकालना है, एंट्रोपी निकालना है, तो मतलब हमें Q1 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 इंटू T1 इक्वल टू
Q1 माइनस Q2 कितना हो जाएगा, ये वर्क हो जाएगा 300 किलो जूल दे रखा है, और T1 माइनस T2 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 327,600 हो जाएगा, और ये 300 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं माइनस होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 किलो जूल, ठीक है, 1 किलो जूल आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे T1 का भी तो है, तो यहाँ पे कितना का मल्टीप्लाई है 300, नहीं T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार 600 है ना, 327 प्लस 273, ये कितना हो जाएगा 7 3 10, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 273, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 600, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 600 का मल्टीप्लाई कर दो इंटू 600, ये हो जाएगा 600 किलो जूल, ठीक है। अब चेंज इन एंट्रोपी हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा Q1/T1, ये कितना हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 600 इक्वल टू हो जाएगा 1 किलो जूल पर केल्विन, ठीक है। एंट्रोपी, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा फॉर्मूला गलत लिख दिया था, एंट्रोपी का हो जाएगा क्या होता है एंट्रोपी का, एंट्रोपी का भी मैंने यहाँ पे सॉरी यार, ये होता है जूल पर केजी, जूल पर केल्विन, ठीक है। तो एंट्रोपी का क्या होता है जूल पर केल्विन, ठीक है, जूल पर केल्विन, इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है, जूल पर केल्विन होता है। नेक्स्ट की हम अगर बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें और तो क्वेश्चन नहीं है ना, चलो ठीक इतना ही है, हाँ चलो। नेक्स्ट है व्हेन द सिस्टम रीचेस द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एज्यूम इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये देखो यार, जब रीचेस का इक्विलिब्रियम तो एंट्रोपी मैक्सिमम वैल्यू हम इसको यही मतलब कंसीडर करते हैं, यही मैक्सिमम होता है। अब इसमें एजेंट्रोपिक फ्लो दे रखा है, एजेंट्रोपिक मतलब जहाँ पे एंट्रोपी क्या हो कांस्टेंट हो, तो एजेंट्रोपिक फ्लो क्या होता है, एजेंट्रोपिक फ्लो ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो, ठीक है। सॉरी मैं इसको ऐसे काट नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्या होता है इसी का मतलब इसी को बोलते हैं एजेंट्रोपिक फ्लो, ठीक है। एडियाबैटिक तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक को ही हम एजेंट्रोपिक बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसे होता है ये मैंने बता रखा था फर्स्ट लॉ जब मैंने पढ़ाया था, तभी मैंने बताया था कि जो आइजेंट्रोपिक जो भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ही आइजेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, ये मैंने प्रूफ भी किया था, ये मैंने बताया था शायद फर्स्ट लॉ में ही बताया था, ठीक है। मुझे ठीक से याद नहीं है, बट ये मैंने फर्स्ट लॉ में बता दिया था, ठीक है, प्रूफ कर दिया था। तो इतना तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, आप देते रहिएगा ध्यान, ठीक है। बाकी इसके बाद हम देखेंगे और भी बातें होती रहेंगी, ठीक है। इसके बाद से तो इसके बाद से हम पढ़ेंगे अवेलेबिलिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी पढ़ेंगे। उसके बाद से फिर अवेलेबिलिटी के बाद हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस। उसके बाद से हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक साइकिल, ठीक है, ये। उसके बाद से जो बचा खुचा होगा हम इसको ख़त्म कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब कि ये 2 से 3 लेक्चर है, 3 लेक्चर में आप इसको और प्लस कर लेते हैं, हमें इसे 4 लेक्चर की और ज़रूरत है, तो 4 लेक्चर और ज़रूरत है, दैट्स मतलब कि हमें 8 दिन लग जाएंगे, ठीक है। 8 दिन क्यों लग जाएंगे, क्योंकि देखो अगर मैं इस लेक्चर को आज में डाला हूँ, ठीक है, मान लो ये आज मैंने डाला, ठीक है, तो फिर हम इसके बाद हम दूसरे तीसरे दिन यहाँ डालेंगे, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये थोड़ा 8 दिन तो लग ही जाएंगे इसमें, बट थोड़ा मैं कोशिश करूँगा ये जल्दी से हो जाए, ठीक है, ज़्यादा इसमें मैं टाइम कंज्यूम नहीं करवाऊँगा, ठीक है। तो देख लेना इस हिसाब किताब से मैं क्वेश्चन वगैरह सारा करवाता रहूँगा, ठीक है। बाकी लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब किताब से करते रहना, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है।